सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसने हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा बजाज आलियांज ने। तो अभी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने भारत में फील्ड हॉकी की मान्यता को बढ़ाने के लिए अपना हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान को शुरू किया है। तो कंपनी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है ना, कौन, रानी रामपाल, उनको भी इस अभियान में शामिल किया। तो बेसिकली इस अभियान का उद्देश्य क्या है? भारत में हॉकी के विकास को जमीनी स्तर पर समर्थन देना। बाकी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है सन 2001 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पुणे महाराष्ट्र में और इसके एमडी सीईओ कौन है? तपन सिंघल हैं। बाकी देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आपने सुना होगा, इसने फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनिट कार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की। अभी एचएसबीसी इंडिया की बात करें तो इसने रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड अभी लॉन्च किया था। और अब इसके नए सीईओ कौन बने थे? हितेंद्र दवे। और आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे तो अभी इसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज को लॉन्च किया था। अच्छा, हॉकी से मुझे याद आता है टोक्यो ओलंपिक 2020, इसमें हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। अब आपके लिए प्रश्न होगा, इसमें भारत ने किस टीम को हराया था? हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, इतिहास में पहली बार किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ? तो आंसर होगा पार्कर सोलर प्रोब। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब नासा के किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ है। ये लगभग 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट का एक अधिकतम वातावरण है। कोरोना क्या होता है? ये सूर्य के वायुमंडल की सबसे भारी परत होती है जहां पे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्लाज्मा को बांधते हैं और अशांत सौर हवाओं को बाहर निकलने से रोकते हैं। तो याद रखना, नासा का है ये पार्कर सोलर प्रोब। इसे नासा ने 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया था। अच्छा, भारत के पहले सूर्य मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। बाकी बात नासा की है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब होती है? 1958 में। हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। इसके वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रशासक बिल नेल्सन है 14th नंबर के। अभी आपको याद होगा नासा ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन भी लॉन्च किया था। यहां पे डार्ट का मतलब हो गया डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, मतलब एक अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड से टकराया जाएगा और उसका रास्ता बदला जाएगा ताकि वो एस्टेरॉयड जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है उसे पृथ्वी से टकराने से रोका जा सके। इसरो और नासा मिलकर निसार उपग्रह भी बना रहे हैं जिसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। और नासा 2023 में चंद्रमा पर अपने पहले मोबाइल रोबोट वाइपर को भी भेजेगा। अच्छा बताओ, नासा के छोटे हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसने मंगल ग्रह पर पहली बार उड़ान भरी थी? तो आंसर होगा इंजीन्यूटी। और इसका नाम इंजीन्यूटी किसने रखा था? वणिजा रूपाणी ने। और नासा अपने आर्टेमिस मिशन के तहत पहली बार एक महिला और एक अश्वेत पुरुष को चांद पर भेजेगा। आर्टेमिस मिशन याद रखना, ये एक मून मिशन है जिसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी है? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। तो हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और अभी आपको याद होगा सहकारिता मंत्रालय जो नया बना है वो भी यही संभालते हैं। और अभी इन्होंने ही गुजरात के अहमदाबाद में उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी है। ये पाटीदारों की कुल देवी है। तो देखो एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि उमिया माता मंदिर ये कहां पे बनेगा? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। और बताओ, खेल मध्यस्थता केंद्र ये कहां पे स्थापित होगा? ये भी अहमदाबाद में। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे। और देश का पहला विश्व विरासत शहर भी यही बना था, अहमदाबाद। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है वो भी आपको मिलेगा अहमदाबाद में ही। और भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनेगा कहां पे? अहमदाबाद में। बाकी आप मुझे बताओ, कामाख्या देवी का मंदिर कहां पर है? तो आंसर होगा असम में। यहीं पे तो अंबुबाची का मेला भी लगता है। और सबरीमाला मंदिर कहां पर है? केरल में है। यहीं पे ही मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में है। इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। स्वर्ण मंदिर आप जानते ही हो, अमृतसर में है। अच्छा, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहां पर है? केरल के तिरुअनंतपुरम में है। जहां पे भगवान विष्णु लेटी हुई मुद्रा में आपको मिलेंगे। विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? हम्पी में। हम्पी कर्नाटक में। और मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में वैगई नदी के किनारे मदुरै में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के संक्षिप्त रूप को AIBA से बदलकर क्या कर दिया गया?
तो आंसर होगा IBA। आपको पता है 2024 में जो ओलंपिक होंगे कहां पे होंगे, पेरिस फ्रांस में होंगे, तो उसमें तो बॉक्सिंग गेम को शामिल कर लिया गया, पर 2028 में जो ओलंपिक होंगे ना आपके लॉस एंजलिस में, उसमें बॉक्सिंग को नहीं रखा गया। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने 2028 के ओलंपिक में बॉक्सिंग को शामिल करने के लिए शासन सुधारों में एक सेट को अपनाने का वादा करते हुए अपने शॉर्ट नेम, संक्षिप्त रूप जिसे AIBA कहते थे, उसे बदलकर IBA कर दिया है। एक्चुअली में बॉक्सिंग हो गया, वेटलिफ्टिंग हो गया और आधुनिक पेंटाथलॉन हो गया, इन सभी को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम के लिए खेल की प्रारंभिक सूची से बाहर रखा गया है। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा बदलाव करने के लिए कहा गया। बाकी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन स्थापना होती 1946 में, हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष कौन है, उमर क्रेमलेव। आपको याद होगा कुछ समय पहले इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने भी अपना नाम बदल लिया था, और बदलकर क्या कर लिया, वर्ल्ड एथलेटिक्स कर लिया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, राज कपूर द मास्टर एट वर्क नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा राहुल रवेल ने। तो वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने इस बुक को अभी रिलीज किया। इस बुक को फिल्म निर्माता राहुल रवेल ने लिखा है, जिन्होंने बॉबी जैसी फिल्मों में राज कपूर के सहायक निर्देशक के रूप में कार्य किया था। ये बुक महान फिल्म निर्माता राज कपूर के बारे में है, जिन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे महान शोमैन के रूप में जाना जाता है। बाकी दिनयार पटेल, अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जिसने आपको याद होगा चौथा कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन पुस्तक पुरस्कार 2021 जीता था। प्रभात कुमार पब्लिक सर्विस एथिक्स नाम की बुक लिखी, और डॉक्टर A सूर्य प्रकाश लोकतंत्र, राजनीति और धर्म, इंग्लिश में बोलेंगे तो डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस नाम की बुक को इन्होंने लिखा था। ध्यान रखना ये। पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंडिगो एयरलाइन ने किस बैंक के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जिसका नाम रखा है का-चिंग, इसको लॉन्च किया, तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये ग्राहकों को उन पॉइंट्स को हासिल करने की अनुमति देता है जिनका उपयोग इसकी उड़ानों में टिकट खरीदने के लिए किया जा सकता है। तो इसका नाम ध्यान रखना क्या है, का-चिंग। कोटक महिंद्रा बैंक स्थापना होती है सन 2003 में, मुंबई में मिलेगा हेडक्वार्टर, और इसके संस्थापक कौन है, उदय कोटक हैं। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक से याद आएगा, देश भर में माइक्रो ATM शुरू करेगा ये, और इंडिगो एयरलाइन से क्लिक कर रहा होगा कुछ 2-4 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था। इंडिगो एयरलाइन ESG रिपोर्ट लॉन्च करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बनी थी। ESG मतलब एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। बाकी सिटी यूनियन बैंक, इसने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ऑन द गो वियरेबल की चेन लॉन्च किया था। एक्सिस बैंक की बात करें, वियर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस लॉन्च की थी, और फेडरल बैंक फेडी नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया था। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर की सूची में किस मध्य अफ्रीकी संगीत और नृत्य को जोड़ा गया, तो आंसर होगा कांगोलीज रुम्बा। तो अभी यूनेस्को ने मध्य अफ्रीकी संगीत और नृत्य जिसका नाम है कांगोलीज रुम्बा, उसको वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो रुम्बा का उपयोग निजी, सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों में उत्सव व शोक के लिए किया जाता है। वैसे आपको बता दूं कि यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में सिंगापुर का हॉकर फूड, फिनलैंड की सोना संस्कृति और यूनाइटेड अरब अमीरात की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली भी शामिल है। और अभी आपको याद भी आएगा कि नई दिल्ली का जो ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती समुदाय है, उसके समग्र शहरी पुनरुद्धार ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2021 के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार भी जीता था। और इसी तरह से अभी ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा दूरदर्शन और रेडियो शो को मलेशिया के कुआलालंपुर में ABU यूनेस्को पीस का मीडिया अवार्ड 2021 का पुरस्कार भी मिला था। और अभी भारत को 2021 से 2025 तक के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए भी चुना गया है। यूनेस्को इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में, और इसके डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। चलो बताओ, अभी यूनेस्को
गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस अवार्ड 2022 किसको मिला था? मारिया रेसा को। और अभी यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी थी? ये जापान के फिल्म निर्देशक है, इनका नाम है नाओमी कावासे। और अभी यूनेस्को का मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज 2021 किसको मिला? बौद्ध धर्म के जाने माने द्रुकपा संप्रदाय के कुंग फू नन को। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे प्रतिष्ठित SJFI मतलब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा सुनील गावस्कर को। तो महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर को प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोवर है, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। तो अभी नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। जबकि जो वेट लिफ्टर है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, मैं बात कर रहा हूं मीराबाई चानू की, तो इनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। और टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज जीतने वाली हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम को टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। वहीं आपको याद होगा पैरालंपिक में जो अवनी लेखरा है, शूटर है, वो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो उनको पैरा एथलीट ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार मिला है। अच्छा चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। अभी BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना था और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना था? तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था ताइवान की ताई जू यिंग को। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसने धन रेखा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा LIC ने। तो अभी LIC ने धन रेखा नाम से गैर लिंक्ड गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है। ये महिला जीवन के लिए विशेष प्रीमियम दरों की पेशकश करती है। LIC जिसकी स्थापना होती है 1956 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरपर्सन है MR कुमार। याद होगा अभी LIC ने आनंद नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था एजेंटों के लिए, और प्रगति नाम से भी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। यहाँ पे प्रगति का मतलब हो गया परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन, ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। बाकी HDFC बैंक स्मार्ट उन्नति पहल शुरू की थी। जम्मू कश्मीर बैंक, इसके MD CEO अभी नए बन गए, बलदेव प्रकाश नाम है। और इंडियन बैंक के भी नए MD CEO बन गए, उनका नाम है शांतिलाल। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर कॉनकोव 2021-22 की शुरुआत की है? तो आंसर होगा भारती फाउंडेशन। तो अभी नीति आयोग ने भारती फाउंडेशन के साथ मिलकर कॉनकोव 2021-22 का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देना और शिक्षा से संबंधित चुनौतियां जो भी है उनका समाधान करना। देखो नीति आयोग की बात करोगे तो आप जानते हो इसे योजना आयोग की जगह लाया गया था। 2015 में इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया। वर्तमान में CEO कौन है? अमिताभ कांत। पहले CEO कौन थे? सिंधु खुल्लर। अभी आपको याद होगा नीति आयोग ने देश के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी किया था। उसमें सबसे गरीब राज्य बताया गया था बिहार को और सबसे कम गरीब बताया गया था केरल को। उसी तरह से अभी नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स को जारी किया था। उसमें टॉप पे रहा था शिमला और सबसे लास्ट में था झारखंड का धनबाद। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने शून्य कार्यक्रम भी शुरू किया था। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान भी शुरू किया था पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर के। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखें नीति आयोग से संबंधित, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में DRDO ने कहां से स्मार्ट यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो पहले तो स्मार्ट की फुल फॉर्म याद रखना, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम। तो अभी DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया। कहां से? उड़ीसा के बालासोर तट से। तो ये एंटी सबमरीन क्षमता को बढ़ावा देगा। मतलब ये क्या करेगा? इसको जब आप लॉन्च करोगे तो ये पहले सुपरसोनिक स्पीड से ऊपर जाएगा और ऊपर जाते समय ये दुश्मन पनडुब्बी को निशाने पर लेगा। फिर उस सबमरीन के ऊपर आकर के टॉर्पीडो को छोड़ेगा जो उस दुश्मन पनडुब्बी को नष्ट कर देगा।
तो इसीलिए आपसे कहा मैंने ये एंटी सबमरीन क्षमता को बढ़ावा देगा हमारी नौसेना की। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और इसका मोटो क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन नॉलेज, बलस्य मूलम विज्ञानम। अच्छा, अभी डीआरडीओ ने अपने आकाश मिसाइल के नए संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया था, उसका नाम क्या है? आकाश प्राइम। और डीआरडीओ ने ही पिनाका का सफल परीक्षण भी किया था। पिनाका ये क्या है? एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो 44 सेकंड में 12 मिसाइल छोड़ सकती है, या पिनाका को आप क्या बोलेंगे? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और डीआरडीओ ने अभी निर्भय मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। ये एक सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बिहार मखाना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा मिथिला मखाना। तो अभी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री ने बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना करने की याचिका को स्वीकार कर लिया है। तो अब बिहार मखाना नहीं बल्कि मिथिला मखाना के नाम से यहाँ के मखाने को जीआई टैग मिलेगा। मतलब ये प्रोसेसिंग में है इसको जीआई टैग मिलना, और उसी बीच अभी इसका नाम बदल दिया गया और संभावना है कि 2022 के अंत तक इसे जीआई टैग भी मिल जाए। वैसे बिहार के कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है, जैसे कि आप जानते हो मधुबनी पेंटिंग, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। कतरनी चावल हो गए, सिलाऊ खाजा हो गया, शाही लीची हो गई, मगही पान हो गया, भागलपुरी जर्दालू हो गया। बिहार के प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। अब बात बिहार की है तो ये रहा मैप में बिहार। देखो, बिहार की कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अच्छा, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय ये कहां पे स्थापित होगा? बिहार के राजगीर में। और राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पे खुलेगा? पटना बिहार में। अभी बिहार ने HIT यानी कि होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, कोविड रोगियों को ट्रैक करने के लिए। संपत्ति स्वामित्व योजना भी शुरू की थी और देश का पहला राज्य बन गया ये अपने टेक्स्ट बुक्स के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला। और यहाँ के 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला, और 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया बिहार। वो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर कौन से हैं? राजगीर और बोधगया। राजगीर से आपको याद आएगा पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है नालंदा जिले के राजगीर में। और इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका बिहार है। लेकिन याद रखना, भारत के पहले इथेनॉल प्लांट की स्थापना कहां पे की जाएगी? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। और बिहार दिवस कब मनाते हैं? जब वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, यानी कि 22 मार्च को ही। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा हरनाज संधू ने। तीसरी भारतीय बन गई है ये यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइस, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है। वहां जाकर के इन सभी क्वेश्चंस का आप टेस्ट लगाइए, इनका अच्छे से रिवीजन कीजिए ताकि आपको ये लंबे समय तक चीजें याद रहें। पुरानी जो क्विजेज अपलोड हो चुकी हैं उनका भी टेस्ट लगाते रहिए, वरना आप चीजों को भूलने लगेंगे। रिवीजन साथ के साथ करते रहिए। PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। और ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।